क्रिया है, सस्य संबंधित क्रिया है। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक डालिए आपको लवण प्रभावित फसलों का चुनाव। पहला टॉपिक डालिए इसमें लवण प्रभावित फसलों का चुनाव। लवण प्रभावित फसलों का चुनाव, ये पहला टॉपिक आपको इसमें डालना है। देखिए बच्चों क्या है कि सस्य संबंधित क्रियाओं में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए किसी कोई मृदा है आपके, उस मृदा का उपचार पॉसिबल नहीं है। क्या है, किसी मृदा का उपचार पॉसिबल नहीं है तो क्या करें, या फिर हमें लवणीय मृदाओं के अंदर अपने को फसल उगानी है, तो उसके बारे में उसके जैसे फसल उगानी है तो हम क्या करें, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बीजों को उपचारित करना पड़ेगा या ऐसे पौधे लगाने पड़ेंगे तो लवणीय जो मृदा है उसके अंदर क्या हो, प्रभावी हो, तो उसके अंदर क्या कर सके, उग सके या उसके अंदर वृद्धि कर सके। तो ऐसे बातों को यहाँ पर उगाना ही सस्य संबंधित क्रियाएं कहलाता है, या उनका उपचार करना ही सस्य संबंधित क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है अंकुरण। इसमें पहला डालिए अंकुरण। डालिए पहला अंकुरण, डालिए अंकुरण। हाँ, इसमें लिखिए बच्चों चुकंदर अंकुरण के समय लवणता को चुकंदर अंकुरण के समय लवणता को सहन नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता, परंतु अंकुरण पश्चात यह लवणता के प्रति सहिष्णुता प्रदर्शित करता है। देखिए बेटा जी कि अंकुरण पर आपके लवणीय प्रभावित फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि बेटा जी मैंने यहाँ पर नाम लिया है आपके क्या मतलब चुकंदर का, इसका नाम लिया बेटा जी मैंने चुकंदर का नाम लिया है कि चुकंदर की फसल जब लगाई जाती है तो चुकंदर क्या होता है कि लवणीय मृदा में यदि आपने चुकंदर के बीज डाल दिए तो क्या होगा, आपके चुकंदर उगेगा नहीं। ठीक है, परंतु क्या करोगे, चुकंदर को एक किसी जगह पर अंकुरित करके उसके थोड़े पौधे को बड़ा करके जब उसके पौधों को आप क्या करोगे, लवणीय मृदाओं में रोपित कर दोगे। कहाँ रोपित कर दोगे, लवणीय मृदाओं में यदि रोपित कर दोगे तो उसके रोपण के बाद में या बड़े होने के बाद वो लवण के प्रति क्या होता है, सहिष्णु हो जाता है। क्या हो जाता है, सहिष्णु हो जाता है। तो वो लवणता को क्या कर देता है, उसके प्रति प्रभावी हो जाता है, फिर उसका लवणता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब चुकंदर को लगाया जाए इसमें लवण प्रभावित मृदाओं में तो अंकुरित करके ही लगाया जाए, तब जाकर के आपको चुकंदर की फसल वहां पर अच्छी हो सकती है। तो पहली बात तो आगे आप लोगों की है। दूसरा है आपका इसमें बर, दूसरा लिखिए इसमें लवण सहिष्णु फसलें उगाना। लवण सहिष्णु फसलें, लवण सहिष्णु फसलें उगाना, लवण सहिष्णु फसलें उगाना। देखिए बेटा ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है कि बेटा जी यदि मान लीजिए किसी मृदा का लवणता की जो है उसका शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता या लवणता को हटाया नहीं जा सकता,
सुधार का कोई तरीका नहीं होता है जिनके सुधार का जिनके सुधार का कोई तरीका नहीं होता है ऐसी जगह है लवण सहिष्णु फसल लगाई जाती। और जो फसल लगाई जाती है बच्चों, लवण सहिष्णु फसल लगाई जाती है। मतलब आप लोगों के ऐसे पौधे उसमें लगाई जाएंगे, ऐसी फसल आप लोग बोई है कि जो क्या करती है कि लवणता के प्रति जो सहिष्णु उसको लवणता को सहन करने की कितनी क्षमता हो, तो ऐसी फसल को वहां पर बोया जा सकता है। तो इसी आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। तो लिखिए इस आधार पर इसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपके कुछ लवण सहिष्णु, कौन सी है? कुछ लवण सहिष्णु फसलें। दूसरी है आपके मध्य लवण सहिष्णु फसलें। तीसरी है आपके यहाँ पर न्यून लवण सहिष्णु फसलें। न्यून लवण सहिष्णु फसलें। अब देखिए बच्चों, कुछ लवण सहिष्णु फसलों में क्या आता है आपके? जो भेजा, चुकंदर, ठीक है, तंबाकू, शलजम, ठीक है, ये फसलें इनके अंदर बोई जा सकती है। दूसरा है आपकी मध्य सहिष्णु फसलें। अब मध्य सहिष्णु फसलों को उच्च लवण सहिष्णु फसलें पर जो ज्यादा लवणता को क्या कर सके? सहन कर सके। जैसे आपके जो है भेजा है, चुकंदर है, तंबाकू और शलजम जो है, ये आपके उच्च लवण सहिष्णुता को क्या करती है? लवणता के प्रति सहिष्णु होती है, उच्च लवणीय मृदाओं में हो सकती है, आराम से इसकी खेती की जा सकती है। नेक्स्ट मध्य लवणीय बीज की हो, आपकी मतलब ज्यादा लवणीय भी ना हो, तो ऐसी मृदाओं में आपकी क्या हो? मध्य लवण सहिष्णु फसल उगाई जाती है। जैसे आपकी राई है, गेहूं है, जई है, राई, गेहूं, जई, धान, ज्वार, बाजरा आदि, ये फसलें रही आपके मध्य सहिष्णु फसलें हैं। इनको मध्य लवणीय सहिष्णु मृदा भी मृदा के अंदर उगाया जा सकता है। आगे आपकी न्यून मतलब बहुत कम, जैसे सेम की फली आती है, सेम की फली की जो बेल होती है उसको उगाया जा सकता है। मूंग उगाए जा सकते हैं। उड़द भी यहाँ पर उगाए जा सकते हैं। चना और मटर की खेती यहाँ पर आसानी से की जा सकती है। ये न्यून लवण सहिष्णु फसलें कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यून लवण सहिष्णु फसलें कहलाती है। ठीक है, उतारो ये जल्दी से। उतारो बेटा, इसको जल्दी से उतारो। लिया
ताली बजाइए। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है बीजों का उपचार। देखिए बेटा ये अंकुरण आपका हो चुका बड़ा है आपके बीजों का उपचार। क्या हुआ? नहीं ये पहला पढ़े थे आपके लवण प्रोवाइड दूसरा का चुनाव हो गया, इसमें अंकुरण हो गया, आपके बीजों का उपचार हो गया। लवण सहिष्णु अरे कल कर रहे थे क्या? हां उसके बाद बॉलिक सा आया। अच्छा सा आया। ओके 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 बेटा ये बीजों का उपचार आपका दूसरा है। ओके ये टॉपिक मिला दिया ना मैंने यहाँ से, कोई बात नहीं, टॉपिक बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो लवण प्रोवाइड पदों का चुनाव आपके वही है। दूसरे लिखो इसमें बीजों का उपचार, बीजों का उपचार, ठीक है ये सही हो गया क्योंकि इसके अंदर आपके ए और ब ध्वनि दो थे, ठीक है। इसके अंदर आपके क्या रहेगा? बीजों का उपचार सही वाला। अब देखिए बेटा ये बीजों का उपचार करने के लिए क्या होगा कि जिस तरीके से मान लीजिए मैंने आपको कहा है कि लवण सहिष्णु मृदा जो लवणीय मृदा जो होती है इसके अंदर लवण सहिष्णु फसलें उगती है, परंतु क्या होगा कि इसके अंदर भी फसलें उगेगी। लवण सहिष्णु फसलें को क्या करती है बच्चों कि जब अंकुरित होती है तब इसकी प्रतिक्रिया होती है, सहिष्णु नहीं होती, तो क्या किया जाता है कि ऐसी टेक्निक अपनाई जाएगी तो उगते ही लवण सहिष्णु हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो भी फसल हमें उगानी है इसमें लवणीय मृदा में उनके बीज को क्या करोगे आप लवणीय घोल के अंदर डालो। क्या करो? लवणीय घोल से उनको उपचारित करो, उपचारित करने के बाद में उन्हें क्या कर दो? लवणीय मृदा में उगा दो। तो वो अंकुरण होते ही उस लवणीय मृदा की प्रति क्या हो जाएंगे? सहिष्णु हो जाएंगे, लवणता को क्या कर लेंगे? वो झेल लेंगे और उसके अंदर अपना जीवन चक्र पूरा करेंगे। तो यही आपको यहाँ पर लिखना है। इसमें लिखिए कि बीजों की बुआई से पूर्व, इसमें लिखो कि बीजों की बुआई से पूर्व उन्हें लवणीय घोल में या लवणीय घोल से उपचारित किया जाता है, उपचारित किया जाता है। उसके पश्चात इसे खेत में बोया जाता है। उसके पश्चात खेत में बोया जाता है। तो इसके बाद में इस क्षेत्र को जिससे कि क्या नाम है लवण की प्रभावी हो जाएगी और लवण की प्रति प्रभावी होते ही इसके ऊपर लवण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज हो गई आपके इसमें, ठीक है। आगे एक और इसके तरह है जैसे धान की फसल आप लोगों को उगानी है, इसकी फसल उगानी है धान की फसल, तो 0.1% पे मिलियन बनता है, लवणीय मिलियन बनता है। तो 0.1% के लवणीय मिलियन में इसको इनके धान के बीज डालो तो क्या हो जाएगी? ये भी लवणीय मृदा की प्रति क्या हो जाएगी बच्चों? ये सहिष्णुता को प्राप्त करेंगे। तो निश्चय लीजिए कि धान के बीजों को 0.1% लवणीय 0.1% लवणीय मिलियन में या लवणीय मिलियन से उपचारित कर इसे
इसे बोया जाता है, इसे बोया जाता है। उच्चारित करने का मतलब बेटा इसे बोओगे तो ये आपके हो गए बीजों का उच्चार। तीसरा टॉपिक लिखिए बेटा जी, फसल चक्र। क्या लिखोगे? फसल चक्र। देखो इसमें क्या करना है कि लवणी जैसे कि मैंने आपको बताया कि लवणी जो करता है वो उच्चार नहीं हो सकता। अब नहीं होगा ऐसी मतलब कि लवणी उच्चार नहीं हो सकता तो क्या करेंगे? उसके अंदर फसल चक्र को अपनाया जाएगा। किसको अपनाया जाएगा? फसल चक्र को अपनाया जाएगा। मतलब एक के बाद एक जैसे पहले धानी की गली, धानी के बाद देसाई की गली, देसाई के बाद किसी मूंग की गली, उड़द की गली, तो इस तरीके से बदल बदल करके उस खेत के अंदर क्या करोगे? आप फसल को बोओगे, मतलब फसल चक्र अपनाओगे। उसके बाद क्या होगा? एक बार भी आपको उस खेत को पड़कर नहीं छोड़ना है। पड़त का मतलब है कि एक बार उस खेत को खाली नहीं छोड़ना है कि इस बार हमने इस खेत को खाली छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो वापस से उसमें लवणियां उत्पन्न होगी और वापस से जो अपने शून्य से स्टार्ट किया था वो वापस कहां आएंगे? शून्य पर ही आ जाएंगे। तो ये फसल चक्र अपना करके हम इसकी लवणता को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो इसके तो लिखिए इस प्रकार की मृदा में सदैव, इस प्रकार की मृदा में सदैव, मृदा में सदैव फसल चक्र, फसल चक्र या फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। मतलब क्या करोगे बेटा? जब फसल जो उगाओगे ना तो फसल चक्र का उपयोग करोगे। तो अब फसल चक्र कौन से हैं? अब फसल चक्र निम्न प्रकार से है, निम्न प्रकार का आपके यहाँ पर फसल चक्र दिया हुआ है। ठीक है, क्या करोगे? सबसे पहला जो है आपने किसकी क्या उगाएंगे? धान। क्या उगाओगे? धान उगा दो। धान के बाद में क्या उगा दोगे? जौ उगा दो। जौ के बाद में आपको क्या उगाना है यहाँ पे? सोला, जिसकी जिसे क्या कहते हैं? चवले की फसल, चवला कहते हैं। धान उगा दो, जौ उगा दो, चवला उगा दो, फिर धान उगा दो, जौ उगा दो, चवला उगा दो। तो इस तरीके से ये फसल चक्र करना है। दूसरा क्या करना है? दूसरा आपको धान की फसल लगा दो। धान की फसल के बाद में क्या लगाओगे? जैसे जो सरसों उगा दिया, क्या उगा दिया? सरसों उगा दी। तीसरा आपके फसल चक्र से बनेगा कि ढेंचा उगा दिया। क्या उगा दिया? ढेंचा। ढेंचा के बाद के अंदर गेहूं, ठीक है, और गेहूं के बाद में आपको धान, गेहूं के बाद में धान, और धान के बाद में आपको क्या उगाना है? आलू। क्या उगाना है? आलू की फसल उगा देनी है। चौथा आपके यहाँ पर दिया हुआ है कि ढेंचा, ढेंचा, धान, बरसिंग। ढेंचा, धान, बरसिंग। पांचवा आपके क्या दिया हुआ है? पट्टी। पट्टी मतलब खाली छोड़ना है। खाली छोड़ने के बाद में इसमें क्या होगा? सरसों, सरसों, सरसों के बाद में बाजरा, और बाजरा के बाद में जई। ठीक है, आगे आपको छठा दिया गया है कपास। कपास होगा तो कपास के बाद में आपको रिचका, जिसे हम क्या कहते हैं? रंजका कहते हैं। रिचका, रिचके के बाद में मक्का, और मक्की के बाद में क्या होगा? आलू। तो बेटा ये विभिन्न प्रकार के फसल चक्र आपके यहाँ दिए हुए हैं। तो इन विभिन्न प्रकार के फसल चक्रों को आपको क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा। उतारो ये जगह से होना तो इसको तो पानी भी क्या होगा?
क्या है बेटा, खाद और उर्वरकों का, देखो बेटा खाद और उर्वरकों का क्या प्रभाव पड़ेगा कि देखिए बच्चों किसी जैसे लवणीय प्रभाव बढ़ रहा है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे जो ऑर्गेनिक खाद है, जैसे आप लोगों के गोबर है, आप लोगों के कंपोस्ट खाद है, ऐसी खाद का ज्यादा उपयोग हमें करना है, ठीक है। ऐसी खाद का उपयोग करके हमें अकार्बनिक खाद के आप लोग काम में लेते हैं, यूरिया का काम में लेते हो, तो यूरिया नहीं हमें काम में लेना है। तो इसकी मात्रा जैसे मान लीजिए आपको इसके अंदर खाद की मात्रा डालनी है 50 किलो, कितनी डालनी है 50 केजी किलोग्राम आपको इसमें डालना है, तो हमें जितनी मात्रा डालनी है उससे जस्ट डबल हमें डालना है। इसका मतलब हमें कितनी डालनी है 100 किलो, कितनी डालनी है 100 किलो। तो उर्वरकों की मात्रा ज्यादा डाल करके भी हम उसमें क्या कर सकते हैं, फसल को अच्छे तरीके से उगा सकते हैं, ताकि क्या होगी कि उर्वरकों को पोषक तत्वों की मात्रा इसमें क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, किसको आपके पौधों को, और पौधों को पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा मिलेगी तो आपके पौध फसल जो होगी वो अच्छी यहाँ पर उगेगी, ठीक है, ठीक है भैया। चलिए देखिए इसमें उर्वरकों को उनकी निर्धारित मात्रा से अधिक लिखो, उर्वरकों को उनकी निर्धारित मात्रा से अधिक उर्वरकों को उनकी निर्धारित मात्रा से अधिक देकर फसल पर फसल पर लवणीय प्रभाव को कम किया, लवणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ज्यादा देर करके क्या करेंगे हम, लवणीय प्रभाव जो होगा मृदा का इस पे पात्रों पर उसको कम किया जा सकता है, हम उसको कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। अब आता है आपके अगला टॉपिक, नया टॉपिक है यहाँ पर लवणीय एवं क्षारीय पानी तथा इसका प्रबंधन, लवणीय तथा क्षारीय पानी पर इसका प्रबंधन, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे पास लवणीय पानी है, क्षारीय पानी है, तो इस पानी का ट्रीटमेंट करके इसका प्रबंधन इस प्रकार से करें कि ताकि मृदा के अंदर इसका प्रभाव न पड़े और लवणीय मृदा वो लवणीय न हो या क्षारीय मृदा वो क्षारीय न हो, तो इसका प्रभाव किस तरीके से रोका जाए। तो पहला आपको जानना पड़ेगा यहाँ पे लवणीय जल क्या है, पहला टॉपिक ये लवणीय जल। अब लवणीय जल क्या है इसे आप लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक है बेटा जी। मैंने क्या कहा था आपको, एक मैंने यूनिट दी थी विद्युत चालकता की। देखिए लवणीय जल की विद्युत चालकता जो होगी, क्या होगी, इसकी विद्युत चालकता जो है क्या होगी 4 4 डेसीसाइमल मीटर इनवर्स जो है, इससे क्या होगी, इसकी विद्युत चालकता अधिक होगी, इससे क्या होगी, विद्युत चालकता इसकी अधिक होती है। तो क्या कहलाएगा जो आपके वो जल आपका लवणीय जल कहलाएगा, ठीक है। इसमें आपके सोडियम, इसके अंदर आपके सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम आदि तत्वों की मात्रा क्या होगी, आदि तत्वों की मात्रा क्या होगी बेटा, यहाँ पे अधिक होगी, तभी तो आपके लवणीय होगा, तभी तो ये जल के साथ लवणीय होगी, इसमें तो सोडियम की मात्रा ज्यादा होगी, क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होगी, और आपके सल्फेट की लिखो, लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, सल्फेट की मात्रा इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसा जल आपके क्या कहलाता है बेटा जी, लवणीय कहलाता है, क्या क्या कहलाता है, लवणीय कहलाता है। और इसका जो काम क्या है, मृदा के अंदर इसका काम क्या है, ये
नुकसान हो जाता है। क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके लवणीय जल की। दूसरा जल आएगा आपके क्षारीय जल। कौन सा आएगा? क्षारीय जल। अब क्षारीय जल जो होगा इसमें क्या होगा? आपकी इसके अंदर कोई विद्युत चालकता का जो मान है वो क्या होगा? आपके विद्युत चालकता का जो मान है हाँ नहीं सही है क्या? चलिए ठीक है, इसके अंदर जो विद्युत चालकता का जो मान है भाई, विद्युत चालकता जो है वो क्या होगी? 4dsm-1 या आपकी क्या नाम से RSC क्या होगी? आपके RSC 2.5 MEq-1 क्या होगी? 2.5 MEq लीटर -1 से अधिक से क्या होगी? अधिक होगी। तो ऐसा जो जल जो है आपके क्या कहलाएगा? क्षारीय जल कहलाएगा। इसके अंदर ये नई यूनिट यानी आपके RSC 2.5 MEq से क्या होगी? ज्यादा होगी, तो आपकी ये जल क्या कहलाएगा? क्षारीय जल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षारीय जल कहलाएगा। और इसके अंदर Na+- क्या होगी? Na+- क्या होगी? आपके कैल्शियम व मैग्नीशियम से अधिक मिलेगी। क्या मिलेगी? कैल्शियम और मैग्नीशियम से किसकी अधिक मिलेगी? सोडियम जो है आपका क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपके क्षारीय जल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षारीय जल ये कहलाता है। नीचे लिखिए उतार लो बेटा, इसको एक बार उतार लीजिए। मैं उतार उतार उतारो बेटा जल्दी। तो लिखिए आगे सिंचाई जल की गुणवत्ता एवं उपयोगिता पर निम्न घटकों पर निर्भर करती है। अब ये जो घटक बताए जाएंगे तो इस पर जाएंगे सिंचाई जल की गुणवत्ता एवं उपयोगिता निम्न घटकों पर निर्भर करती है। अब घटक कौन से हैं? पहला है इसमें घुलनशीलता। फर्स्ट क्या होगा? घुलनशीलता। क्या होगा बेटा? पहला घुलनशीलता। तो देखिए बेटा जी आपके क्या घुलनशीलता का मतलब क्या होगा कि बच्चों आपके जो लवणीय जल जो होगा या जल के अंदर आपकी घुलनशील लवणों की मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। उसका लेवल जो लवणों की मात्रा का लेवल क्या होना? ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा। तो क्या होगा कि जब आपके जो पानी जो है वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण होने के बाद में क्या होगा? आपके पानी जो पीछे किसको छोड़ के आते हैं? लवणों को। तो कम लवणों को छोड़ दिया जाएगा और वो के ऊपर से एक फसलें कर लेगी। तो क्या होगा? वो लवणों का बैलेंस आपको बना रहेगा। यदि आपके इसमें लवणों की मात्रा ज्यादा होगी, इसमें पानी के अंदर लवणों की मात्रा ज्यादा होगी, तो क्या होगा? नहीं पता?
बिल्कुल अगर आपके लवणीय होंगे तो मात्रा को इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए इसमें लिखो लवणता की कुल मात्रा, लवणता की कुल मात्रा, लवणता की कुल मात्रा विद्युत चालकता द्वारा, विद्युत चालकता द्वारा मापी जाती है, मापी जाती है। देखिए बेटा, किसी भी मृदा में यदि आपके लवण हो, किसी भी मृदा में यदि लवण हो और उनकी जो मात्रा जो है किसके द्वारा आपको क्या किया जाता है, विद्युत चालकता द्वारा उसको मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, विद्युत चालकता द्वारा। और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि मृदा के अंदर कितने लवणों की मात्रा होनी चाहिए या इतने लवणों की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर मापने के लिए क्या होगा कि आपको देसी, आपके एक यूनिट दे रखी है यहाँ पे देसी साइमन मीटर, क्या दे रखी है यहाँ पर, देसी साइमन मीटर। तो इसमें लिखिए कि कुल मात्रा को विद्युत चालकता द्वारा मापा जाता है। एक देसी साइमन, एक देसी साइमन मीटर इनवर्स विद्युत चालकता जल में, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता जल में 0.64 ग्राम प्रति लीटर लवण घुलनशील होने चाहिए, लवण घुलनशील, या कैसे देखो कि 6.0 पर लीटर घुलनशील लवण, कैसे देखो घुलनशील लवण, घुलनशील लवण उपस्थित होते हैं, घुलनशील लवण उपस्थित होते हैं। तो देखो बेटा क्या होगा कि आपकी विद्युत चालकता के लिए क्या वो क्या है कि देसी साइमन मीटर इनवर्स है। तो विद्युत चालक जल में क्या होगा 0.64 ग्राम पर लीटर आपकी घुलनशील लवण उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इससे कम लवण उपस्थित होना चाहिए। अगर उससे कम लवण आपको उपस्थित है तो क्या होगा, आप उस जल से क्या कर सकते हो, सिंचाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सिंचाई कर सकते हो। तो ये बात हो गई आपके इसमें। तो नीचे लिख लो कि सिंचाई जल में लवणों की मात्रा, सिंचाई जल में लवणों की मात्रा कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये काम होना चाहिए बेटा। अब इसका भी आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे वर्गीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वर्गीकरण आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस वर्गीकरण को बेटा मैं आपको क्वेश्चन ग्रुप पे सेंड करूंगा। एक सारणी और सारणी का आपको उदाहरण है यहाँ पर आपके ऊपर दिया हुआ है नीचे के अंदर पूरी सारणी है। सारणी को मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। वहां से आप लोग इसको उतार लेना। कम से कम आपकी यहाँ पर 10 लाइनें छोड़ देना। कितनी लाइनें छोड़नी है आपको, 10 लाइनें छोड़नी है आपको। यहाँ पर 10 लाइनें छोड़ देना, सारणी आपको उतारनी पड़ेगी। आगे लिखिए सोडियम अधिशोषण अनुपात के आधार पर, देखिए सेकंड आपका है यहाँ पर सोडियम, सोडियम अधिशोषण अनुपात के आधार पर, अनुपात के आधार पर तो इसमें लिखिए बेटा जी अनुपात के आधार पर का मतलब क्या है कि यदि आपके जल में, देखिए यदि जल में सोडियम आयन अधिक है, सोडियम आयन अधिक है तो जल
होगा बेटा कि आपके लवणीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा? लवणीय प्रकृति का होगा। जैसे बेटा ये लवणीय नहीं होगा, क्षारीय होगा बेटा। सोडियम की मात्रा ज्यादा है तो क्षारीय होगा बेटा, क्षारीय होगा। सोडियम कैसा होता है? क्षारीय होता है ना, क्षारीय होगा बेटा इसमें। तो देखिए बेटा जी, अगर यदि आपके सोडियम की मात्रा जल में ज्यादा है तो मृदा के ऊपर क्या आता है? संकट आता है। क्या आता है मृदा के ऊपर? संकट आता है। तो मृदा का जो संकट, जो क्षारीय संकट जो है, तो क्षारीय संकट निकालने का सूत्र क्या है? क्षारीय संकट, क्षारीय संकट निकालने का आपके इसको क्षारीय संकट को आपको क्या बताओगे? SAR। इसको क्या करता हूं? SAR से इसको बदल करते हैं। तो SAR क्षारीय संकट निकालने के लिए आपको सोडियम आयन बटे हुए अणु आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है इसके अंदर आपके 2 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 2 का। तो इससे आपका क्षारीय संकट निकलेगा। क्या निकलेगा? इससे आपके क्षारीय संकट निकलेगा। ये आपके प्रैक्टिकल में है भैया, प्रैक्टिकल में सूत्र का उपयोग होगा। तो इस सूत्र का उपयोग प्रैक्टिकल में करोगे तो इसको बता दो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। बताइए बेटा जी, आगे देखिएगा बेटा जी, इसके नीचे भी आपके सारणी है, इसके नीचे भी सारणी है आपके कि जो क्या नाम है आपके सामान्य पानी होगा तो उसकी जो S1 की वैल्यू कितनी होगी? आपके 10 से कम होगी। इसलिए कि 10 से कम होगी, 10 से ज्यादा होगी, 10 से और ज्यादा होगी, 20 से 30 होगी, या 40 से 50 होगी। तो इतनी बीच में आपके ये दे रखा है। तो लवणीय जल कब होगा? क्षारीय जल कब होगा? सामान्य जल कब होगा? अति लवणीय जल कब होगा? कब सिंचाई योग्य होगा? कब सिंचाई योग्य नहीं होगा? ये भी आपके सारणी, ये भी आपके क्वेश्चन को डाल दूंगा। तो वहां से आपको इसको लिख लेना, ठीक है? वहां से लिखना पड़ेगा, जिसको भी जगह छोड़ो आप लोग आधा पेज